बिना इसके मेंस दे सकते हैं? आज नहीं, आज तो सिर्फ डेमो रहेगा, यूनिट बाय यूनिट खत्म करेंगे। मतलब 14 यूनिट है ना? अभी नहीं ना हो पाएगा यूनिट बाय यूनिट। मेंस पर्सपेक्टिव में जब बिहार इकोनॉमिक सर्वे का लैंग्वेज पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, वो सारा यहीं लिखवा देंगे, क्योंकि उससे अच्छा लैंग्वेज ना आपको कहीं मिलेगा ना दिखेगा। क्वेश्चन भी साथ ही लेते चलेंगे, ठीक है? और आप लोग के लिए पीटी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मेंसों में उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेंस तो के लिए तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम उसका 6-7 यूनिट ऐसा है जहां से डायरेक्ट प्रश्न आएगा, वहां तो रुक ही नहीं सकता है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट लगे वो नोट डाउन करते जाइएगा, पीडीएफ के भरोसे मत बैठिएगा। आप लोग नहीं, आप लोग के लिए 2 बार पढ़ाएंगे, एक तो ऐसे पढ़ाएंगे और एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। तो आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, काम चलेगा। करेंट अफेयर की शुरुआत करेंगे ना, तो पूरा इसके सारे सेक्शन को समाप्त करेंगे। बिहार करेंट अफेयर में इसी को पढ़ाएंगे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे को ही, और प्लस करंट का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको। करंट का क्लास 30 दिन से कम नहीं चलेगा। एक आप फिर नजर आए आज। अच्छा, क्या जनसंख्या का कम क्यों होते जा रहा है डेली डेली? ज्यादा है? बबली तुम क्यों नहीं आए थे पिछले क्लास में? तुम लोग अब एक काम करो, भगवान जी से दुआ करो कि आगे पीछे ही तबीयत खराब हो कि खत्म हो जाए एग्जाम समय, ना तबीयत खराब हो। कल हम लोग बजट पढ़ेंगे, बजट समाप्त कर लेंगे, बजट तो एक ही क्लास काफी है। क्या दे दिए हैं? पीडीएफ तो उसी दिन मिल गया है। तुम तो मेरे को मैसेज कहाँ की है? मुझे मैसेज की है नहीं ना? हमको याद कहाँ रहता है। चलो इसको डाउनलोड होने देते हैं, बेसिक पढ़ लेते हैं। बस 2 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए, फिर पूरा पढ़ा के खत्म कर देंगे। क्यों और महत्व। मोबाइल बंद कर दो। आप क्या देख रही है? क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे? तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या है? तुलनात्मक अध्ययन आप बोले थे, क्या बोले थे? यानी रिव्यू है। रिव्यू समझते हैं ना? समीक्षा करते हैं कि हमने जो पैसा दिया है आपको, जिस मद में आपको दिया है, उस मद में आपने खर्चा किया है या नहीं किया। जैसे हम आपको 5,000 रुपया दे दिए इस महीना खर्च, क्या आपका मार्च का खर्च कितना है? 5,000 रुपया है। और हम इसका गणना कैसे करेंगे? हम अगले महीने में, आप 1 अप्रैल से फिर पैसा मांगिएगा कि हमको पैसा चाहिए,
तो हम क्या कहेंगे कि पिछला पैसा कहाँ गया, पिछला पैसा कहाँ, हिसाब किताब होगा ना। तो हिसाब किताब लेने की प्रक्रिया का नाम ही है इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। सर्वेक्षण करता है किसका, सर्वे किसका करता है, तो पिछले लेन देन का, पिछले लेन देन का, और इसी के आधार पर भविष्य का पूर्वानुमान लगाता है कि भविष्य में आपको इसका खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी फ्यूचरिस्टिक जो प्लानिंग होता है वो डिसाइड होता है इकोनॉमिक सर्वे के। तो इसमें आपको सरकार क्या देती है, तो सरकार आपको बजट देती है, और इस बजट को खर्च करने के लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है, और इसी के सापेक्ष योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। और इन दोनों की समीक्षा का नाम है आर्थिक सर्वेक्षण, और बिहार के पर्सपेक्टिव में है इसलिए उसको कह दिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। तो आप बजट पढ़ेंगे, आज ही आ गया है, कल पढ़ेंगे बजट 2025 और 26। तो बजट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, भविष्य के गर्त में होता है, भविष्य के कल जो भी कैलकुलेशन हो उसके बारे में आपको बजट दिया जाता है। जैसे आपको 5000 दिया गया तो मार्च का पूरा खत्म थोड़ी हुआ है, अभी शुरू ही हुआ है, उसी को ख्याल में रखकर आपको बजट दे दिया गया। लेकिन यही जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो ये होगा 2024 और 25, क्योंकि जब सर्वे किया जाएगा तो पिछले महीने किया जाएगा, अगले महीने का तो नहीं, जो हुआ ही नहीं उसको कैसे आप गणना कीजिएगा। तो इसलिए बजट हमेशा आगे आगे चलता है और सर्वे हमेशा पीछे पीछे चलता है। ये बात समझ में आया आपको? चंदा आज कुछ ख्याल में खोई हुई हो, यही हो ना? नहीं हो, कोई बात नहीं। अब इसका महत्व क्या है, दूसरा पॉइंट, महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? ठीक है, वहां से, अब इधर से नहीं बोलेंगे, उधर से बोलेंगे। सही बात है, एक तो कमी को पूरा करने के लिए, दूसरा आप बोले थे भविष्योन्मुखी, आगे नहीं, भविष्योन्मुखी नीतियों को निर्धारित करने के लिए, सरकार को सलाह देने के लिए, यह भी है, सलाहकारी भूमिका में होता है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इसके अलावा जो इसका महत्व है वो नागरिकों को जागरूक करने के लिए होगा, अवेयरनेस। ये तो कॉमन पॉइंट है। हाँ, लेकिन आप देखिए मेन पॉइंट दे दिया तो आप साइड पॉइंट दे सकते हैं ना। तो ये इसका क्यों दिखे, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़े और क्या महत्व है इसकी चर्चा हमने किया। यहां तक किसी को दिक्कत है पूछो, तुम पूछो, दिक्कत है तो छुपो छुपाओ मत, एकदम पूछो। वो कैमरा में जो ले रही हो ना, कैमरे में रह जाता है। जब एग्जाम के बाद कैमरा से डिलीट करोगे ना मेमोरी कार्ड को, तब पता चलेगा अच्छा ये तो फोटो लिए थे। कॉपी में लिखो, हमेशा कॉपी में लिखना। सिविल सर्विसेज का तैयारी करने वाला छात्र हमेशा कॉपी का प्रयोग करता है। पूछना है कुछ, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक। चलिए, बेसिक आज मुख्यतः न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। 4 न्यूज़पेपर था, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण। 4 न्यूज़पेपर में जितना भी आया था आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ पॉइंट उसको हम लोग कवर कर लेंगे।
इवन हमको याद भी नहीं था इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, वो तो कल शाम में हम देखे तो पता चला कि अच्छा इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। पहली बात तो पेश किसने किया, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट बात है, आप मेंस में लिख सकते हैं सम्राट चौधरी द्वारा 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। दूसरा, पहला कब है, क्वेश्चन आया हुआ है 2006-7 में सुशील मोदी जी द्वारा। फैक्चुअल पॉइंट है, कोई मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू हो या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। समृद्धि दर कितना रहा है, ग्रोथ रेट बिहार का कितना रहा है, आ जाइए। बिहार का ग्रोथ रेट कितना रहा है, तो 14.50%। और ये ग्रोथ रेट ड्यूअल अंक है, जो भारत की समृद्धि दर से जो 9.5 के आसपास है उससे काफी आगे है, और टॉप 3 स्टेट में बिहार का नाम आता है। तो बिहार का समृद्धि दर ज्यादा है, ठीक। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय, वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य, ये दोनों क्या होता है अभी चर्चा करेंगे, लेकिन बस याद कर लीजिए 66,828 रुपया है वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय, यानी आप कितना कमाते हैं पर साल, कितना 66,828, और प्रति व्यक्ति आय हमारा स्थिर मूल्य पर कितना है 36,333 रुपया। तो ये फैक्चुअल है, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन कंपैरेटिव डेटा दिखाना हो, यानी तुलनात्मक अध्ययन करना हो, तो वहां ये प्रति व्यक्ति आय का आप वहां पर फैक्ट बेस्ड बात कर सकते हैं। ये बात समझे, ये बात यहां किस लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये प्रति व्यक्ति आय अगर आपको पता है तो आप पटना का प्रति व्यक्ति आय जब पढ़ेंगे तो बिहार रिगार्डिंग इसकी चर्चा कर सकते हैं, या शिवहर रिगार्डिंग जब पढ़ेंगे तो बिहार, पटना और शिवहर के बीच आय असमानता को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बात समझो, आय असमानता को प्रस्तुत करने का मतलब ऐसे समझो कि तुम कमा रहे हो 1 लाख, वो कमा रहा है 20,000, तो कौन अच्छा हुआ, आप अच्छा हुआ। और असमानता का दर कितना है, तो 80,000 के आसपास गैप है, तो वहां दरिद्रता या बीमा आदि गरीबी ज्यादा होगा कंपैरेटिवली दिस स्टेट, यानी दिस डिस्ट्रिक्ट। क्यों, क्योंकि पटना का तो प्रति व्यक्ति आय काफी ज्यादा है। ये बात को समझ में आया, आय असमानता का द्योतक है ये। आगे बढ़े, ये समझ रहे हैं, द्योतक मतलब बतलाता है। टॉप 3 स्टेट्स में बिहार आता है, तो 1-2 पे दिया हुआ नहीं है, क्योंकि अभी सबका निकल ही रहा है ना, अभी सबका निकल रहा है डाटा। अभी तो झारखंड भी पेश किया ना, अभी सब यही महीना में लगभग फर्स्ट वीक में सबका आ जाएगा, ग्रोथ रेट सबका पता चल जाएगा। अब आते हैं यहाँ, इस पॉइंट को समझिए, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। आप इकोनॉमिक सर्वे के सार तत्व को समझ जाएंगे, आपका इसका समरी समझ जाएंगे। हमारे पास जो है वो है मानव संसाधन। संसाधन शब्द प्रयुक्त किया है मैंने, रिसोर्सेज शब्द प्रयोग किया है मैंने। संसाधन उस अवधारणा को कहते हैं जब मनुष्य की आवश्यकताओं को वो पूर्ण करता है। यानी अगर हम अभी तक आपके लिए संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हम आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर ले, जैसे आपके पढ़ाई का जो है काम, उसको हम पूर्ण करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, नहीं तो हम रिसोर्स नहीं होते। तो संसाधन का आशय ही होता है कि वैसे विषय वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने का काम करता। बहुत बेहतर पॉइंट है, क्योंकि आप संसाधन समझेंगे तभी आप बिहार की परिस्थितियों को समझेंगे, क्योंकि बिहार के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास कोयला नहीं है, बहुत ज्यादा खनिज नहीं है, लेकिन हमारे पास जो बहुमूल्य संख्या में उपलब्ध है वह है मानव। तो हम इसका जनांकीय लाभांश का प्रयोग अपने हित में कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो हम जनांकीय लाभांश का प्रयोग कैसे करेंगे, तो जो मानव है उसको हम फ्रूटफुल बनाएंगे, अपने लिए उपयोगी बनाएंगे। तो उपयोगी बनाने के लिए क्या सिर्फ कौशल दे दीजिएगा तो उपयोगी हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। अगर हम आपको बहुत ज्यादा ट्रेंड कर दिया और आप दिन भर बीमार बैठे हुए तब, हाँ, तो यही बोल रहा हूं कि जनांकीय लाभांश की स्थिति तब प्राप्त कर सकता है बिहार जब वह स्किल्ड हो। पहला तत्व क्या है, स्किल। स्किल के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी हो, रोजगार मिले, और रोजगार के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल में जब ये बदलता है तो इसके बेसिक नीड्स को पूरा करना जरूरी है। तो ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी क्या होता है, आप एनसीईआरटी जब पढ़े, पूंजी क्या होता है, जो आपका रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइज करके आपको संसाधन अर्जित करते हैं।
तो ये ह्यूमन कैपिटल का फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए जब आप उसको शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जीवन प्रत्याशा अधिक रहेगा। HDI, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं ना। तो बिहार अपने मानव संसाधन का उपयोग तब कर पाएगा जब वह स्किल होगा, जॉब ओरिएंटेड होगा और ह्यूमन कैपिटल के रूप में होगा। और ह्यूमन कैपिटल के रूप में अगर काम करना है तो उसको बेसिक नीड्स पर काम करना पड़ेगा, और वो शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा है। ये बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आप लोग समझे कुछ कुछ? देखिए, मेंस और एसए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपको जीएस में काम देगा, ये आपको एसए में काम देगा, हर जगह ये काम देगा। चलिए आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत यहाँ आपको? कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको आगे बार 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 खटखट करेगा, यानी आएगा। तो उसके बारे में अगर आप जानिएगा तो आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे। ठीक, तो चलिए जीएसडीपी की बात कर लेते हैं और प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं। जीएसडीपी क्या होता है? तो मैंने आपको जीडीपी के बारे में पहले बताया है, शायद अगर आप बेसिक पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, बस इसको देख लीजिए। ये क्या है? एक भौगोलिक सीमा है। तो एक भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु और सेवा कुछ लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, हमको पता है, का कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। उसी को अगर स्टेट परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, यानी राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो जीएसडीपी हो जाता है। ठीक है, ऐसे होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी आपके घर में, घर भी आपका क्या है? एक सीमा है। आपके घर में घर क्या होता है? भौगोलिक सीमा होता है। उत्पादित कुल वस्तु या सेवा, यही में आप काम करते होंगे। आपके घर में क्या काम होता है? या तो कोई सामान लाते हैं या सामान बेचते हैं, और लाते हैं या बेचते हैं तो उसमें सेवा साधनों का प्रयोग जरूर करते हैं। या तो रिक्शा कर लिए, ठेला कर दिए, टेलीफोन ले लिए, बैंकिंग सेवा, तो ये सारा सेवा का प्रयोग जरूर करते होंगे। तो उत्पादित वस्तु और सेवा का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ठीक है, इसे जीडीपी की गणना दो आधार पर किया जाता है। एक आज के मूल्य पर, कि आज के मूल्य पर मतलब अभी जो चल रहा है उस समय में कितना है। तो आप अच्छा एक चीज बताइए, अभी महंगा रहेगा कि नहीं सामान रहेगा? अगर हम अभी दादा दादी के जमाना से या 5 साल 10 साल पहले के जमाने से जोड़े तो आज का सामान महंगा होगा या सस्ता होगा? तो वर्तमान मूल्य पर कहाँ चला गया हमारा? अच्छा ये है, हाँ ठीक है। यानी अभी वर्तमान मूल्य मतलब अभी के मूल्य पर, और अस्थिर मूल्य मतलब हम एक आधार वर्ष लेते हैं कि भैया हम 2011 और 12 से तुलना करेंगे आज का, तो आज के मूल्य के आधार पर वो वैल्यू कम होगा क्योंकि पहले से महंगाई कम रहता है और अभी ज्यादा होगा। तो वर्तमान मूल्य मतलब अभी के आधार पर, और ये स्थिर मूल्य मतलब एक आधार वर्ष के आधार पर जब आय की गणना करते हैं तो उसको स्थिर मूल्य पर, कांस्टेंट प्राइस तक कहते हैं, और इसको करेंट प्राइस पे कहते हैं। ठीक है, तो आपका डेटा रहेगा प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर, प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर। ये बात समझ में आया? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय मतलब टोटल जितना व्यक्ति है, जितना कमाया, औसत भागा दे दिए, जो निकला वही बचा औसत, प्रति व्यक्ति आय। व्यय दो तरह का होता है, अभी व्यय दो तरह का करते हैं। एक ऐसा खर्च करते हैं, एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आपके भविष्योन्मुखी होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। यानी आप मकान बना लिए, जमीन खरीद लिए, तो ये क्या आज के लिए या कल के लिए है? आज के लिए भी और कल के लिए भी है। लेकिन अभी आप गए गोलगप्पा फटाफट खा लिए, आज के लिए कल के लिए है? आज के लिए है। तो ये कौन सा निवेश हुआ?
राजस्व निवेश हुआ, और जो दूरगामी हुआ वो कौन सा निवेश हुआ? पूंजीगत नहीं। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये बात समझ में आया? जो तुरंत के लिए हो, जिसका उपयोग बाद में हम ना कर पाए, वो राजस्व व्यय कहलाता है। और जिस बाद के उपयोग के लिए हम रखे रहे, एसेट का निर्माण कर लें, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये समझने में कोई दिक्कत? पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि चलिए। नीतीश कुमार जी बहुत दिन बाद अच्छा से हंसते हुए दिख रहे हैं। खैर, कहा जा रहा है, पहला डाटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ऊपर ही बता चुके हैं, 14.5% की दर से बढ़ रही है बिहार की अर्थव्यवस्था। यही कहता है प्रति व्यक्ति आय में भी 12.8% का ग्रोथ रेट दिखाई दिया है। और अभी प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया है? तो 66,828 रुपया हो गया। 28 रुपया, 66,828। ये किस मूल्य पर है? तो ये वर्तमान मूल्य पर। अभी नीचे कई बार ये टर्म आएगा। अच्छा, और इसको सम्राट चौधरी जी ने पेश किया है। आगे नीचे बढ़ते कहते हैं कि हमारा जीएसडीपी जो है 14.5% बढ़कर 8.54 लाख करोड़ का हमारा जीएसडीपी हो गया। यानी बिहार की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है? तो 8.5 लाख करोड़ के आसपास की। ये कुछ समझ में आया हमारी अर्थव्यवस्था? हाँ, 2.5 लाख करोड़ का था। हाँ, चलिए, कहते हैं कि अस्थिर मूल्य पर यही हमारी अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था एकदम आधा हो जाता है, 4.64 लाख करोड़ का। तो यहां हो गया 8.54 लाख करोड़ वर्तमान मूल्य पर हमारी अर्थव्यवस्था जीएसडीपी, और यह स्थिर मूल्य पर हो गया 9.2% ग्रोथ रेट के साथ 4.64 लाख करोड़ का। अब आगे बढ़ते हैं। जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितना था वर्तमान का? 14.5%, और अस्थिर मूल्य पर 9.2%। यहाँ दिया हुआ है, सब दिया हुआ रहेगा। अब आते हैं आगे। यही बात कर रहा है यहाँ कि कहते हैं सेवा क्षेत्र का जो हमारा योगदान है, तो हम पिछले बार ही पढ़े थे 20% और लगभग 60%। और ऐसा अगर एग्जैक्ट डेटा खोजिएगा तो 59 पॉइंट कुछ % सेवा क्षेत्र का, और 20.4 और 20.6 करके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का। लेकिन उसको 2020 अप्रॉक्स मान लेते हैं। ये बात समझे कि एक घर में अगर 100 रुपया इनकम है, तो प्राइमरी सेक्टर का इनकम कितना रुपया है? 20 रुपया, सेकेंडरी का 20 रुपया, बाकी पैसा टर्सरी सेक्टर से यानी सेवा क्षेत्र से आता है। ये जानते ना अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी मतलब कृषि क्षेत्र, दूसरा मतलब विनिर्माण क्षेत्र, और तीसरा मतलब सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो ये बात बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। यही यहां बोला गया कि प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपया। अच्छा, वर्तमान मूल्य पर इतना आय है, तो स्थिर मूल्य पर कितना होगा? तो ये बोल रहा है 36,333। फैक्चुअल पॉइंट। तो महंगाई किस तरह से बढ़ रही है और लोगों के लिए जीवन यापन मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय काफी कम है, लेकिन वर्तमान मूल्य महंगाई के कारण ये ज्यादा दिखाई देता है। कहते पूंजीगत व्यय। अच्छा, एक चीज बताइए, किसी अर्थव्यवस्था के लिए, आपके घर के लिए कौन सा निवेश ज्यादा अच्छा होगा? कौन सा खर्च ज्यादा अच्छा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पूंजीगत व्यय या फिर राजस्व व्यय? पूंजीगत व्यय। तो अगर हमारे स्टेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, पूंजीगत व्यय ज्यादा होगा, तो अच्छा माना जाएगा। तो यही बात कहा जाए। आप देखिए, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बिहार में पूंजीगत व्यय में 3 गुना वृद्धि हुआ है। 3 गुना वृद्धि हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बोल रहा है पूंजीगत में बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार एसेट निर्माण पर अधिक खर्च करने पर जोर दे रही है, ताकि भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सके। एक संवाद बताते हैं। बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस कुछ नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया है। तो एक कांग्रेस सांसद खड़ा होते हैं और बोलते हैं भैया कुछ बनाइए नहीं क्या, तो बेच किसको रहे? अगर नहीं बनाया है तो डिसइन्वेस्टमेंट किसको कर रहे? खरीदा होगा तभी तो बेचोगे। तो पूंजीगत निर्माण यानी भविष्य की परिकल्पना।
तो भविष्य में आप इसको रखते हैं या बेचते हैं, ये तो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, ये समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? पीछे यही है ना? हाँ, ये भी पूंजीगत व्यय। काय खरीद रहे हैं क्या? गली करते देखिए, शौक रहे ना रहे, पैसा रहना चाहिए, है ना? चलिए, यहाँ ये आपको खरीदने की जरूरत पड़ता है। लड़कियों को बचपन से ही मिल जाता है सोना, तो लकी कौन, ये या आप? हाँ। तो आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं, इधर इधर, ये आज देखो लकी कौन हो गया मेरे रहते, ऐसे देख रहे हैं। आ जाइए, अब आते हैं सर्वेक्षण की मुख्य बातें। ये पहले भी था और अभी भी है। पटना सबसे अमीर जिला है और शिवहर सबसे गरीब जिला है। बिजली के खपत के मामले में पटना अव्वल आता है, गया दूसरे। पीटी पॉइंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन कंपैरेटिव डाटा दिखाने के लिए आप इस डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो बिजली खपत के मामले में पटना आगे। कहते हैं अगला, कहता है कि औद्योगिक सेक्टर में 75,293.76 करोड़ निवेश प्रस्तावित है। और किस किस सेक्टर में निवेश प्रस्तावित है वो अभी नीचे देखने वाले हैं। तो हमारे यहाँ 76,000 प्लस करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में होने वाला है, और इससे रोजगार भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट होता है, रोजगार बढ़ता है। क्यों रोजगार बढ़ता है? इसके कई सारे कारण। अब उत्पादन होगा तो उसका उपभोग भी होगा, बाजार भी पहुंचाना पड़ेगा, निर्माण भी होगा, और आसपास लोग उसका खरीद बिक्री का उपागम भी क्रिएट करेंगे। जब एक कॉलेज बनता है या जब कोई पर्यटन स्थल विकसित होता है तो वो जगह विकसित होता है, वो पूरा जगह विकसित होता है, और वहां के लोगों का इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाए। जैसे अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ संगम नगर, करोड़ों करोड़ कोई कमाया होगा। जब अरसद नहीं, हम पाप ज्यादा नहीं किए इस जिंदगी में, अभी तक हम पुण्य में ज्यादा गोता लगा रहे हैं, इसलिए ज्यादा जब जाना पसंद नहीं किए। भाई जाते और निकल के आ जाते तभी ना अच्छा रहता, क्यों गए हैं अभी नहीं किए। चलिए, मुक्ति मिल गया, हाँ मोक्ष मिल गया। नहीं, हमारे यहाँ भी 2-3 मोक्ष वाला है, कहीं नहीं गए। एक आध डुबकी लगा के वहीं रह जाती। चल, अच्छा, तुम यहीं बैठे बैठे मोक्ष प्राप्त कर लोगे, बहुत अच्छा। अच्छा, बच्चों का ड्रॉप रेशियो कम हुआ है, ये बहुत अच्छा खबर है हमारे लिए। हमने अभी पढ़ा ड्रॉप आउट रेशियो मतलब निकलने की दर। हमने अभी पढ़ा कि अगर मानव को संसाधन बनाना है और आपको उसको आगे बढ़ाना है तो 3 सोर्सेज पर काम करना होगा: एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर, और जीवन प्रत्याशा। तो हमारा बिहार सरकार पिछले 7 सालों से शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है, और इसी कारण से हमारे यहाँ टीचर भर्ती, बिहार रोजगार मतलब शिक्षक भर्ती बिहार में देखे ना, 3 लाख टीचरें भर्ती करना। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा बात हुआ बेरोजगार लोगों की संख्या ही कम हो गया। चलिए, अगला हमारे यहाँ वन बढ़ा है, इसको आगे देख लेंगे। चावल, हाँ, एक अच्छा चीज देखिए, उत्पादन का स्तर कितना। बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन का दर किसका बढ़ा है? तो चावल का 210% ग्रोथ रेट, 210%, बहुत बड़ा आंकड़ा है। वहीं दूध का 27% और अंडा का 85% ग्रोथ रेट। तो ये ग्रोथ रेट काफी बड़ा है। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया जाता है? राइस प्रोडक्शन। और सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन कौन करता है? रोहतास। हाँ, अच्छा। तो अंडा का हो रहा है? अच्छा, तो अंडा मेन है कि हमारे यहाँ सरकार ना क्या कर रही है, कृषिगत उद्योगों को बढ़ावा दे। कृषि के लाइट जो सेक्टर हैं, कृषि से जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं, सरकार को प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना है तो जुड़े हुए सेक्टर के ग्रोथ को पूरी ध्यान में रखना होगा। और सरकार कुक्कुट पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, ये सब पर खूब फोकस कर रही है कि भैया तुम भी कमाओ और हम भी कमाएं, क्योंकि जब आप बढ़ेंगे तो स्टेट बढ़ेगा। और सरकार की जिज्ञासा और कार्य पद्धति दोनों इसी पर निर्भर है कि भैया तुम भी खुश रहो और हमको ही वोट देकर खुश करो। यही ना चाहती है सरकार
चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ डाटा देखते जाइएगा। ये डाटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब वहां घर पे पढ़ें तो आपको पता चले कि क्या क्या है, कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत होगा। कहते हैं 46,173 करोड़ रुपए के पुल और सड़कों और पुलों का निर्माण बिहार में किया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, संरचनात्मक विकास पर सरकार बल दे रही है। 363 किलोवाट आवर तक पहुंच चुका है बिजली खपत, प्रति व्यक्ति बिजली खपत। पिछले बार कितना था? 29 था, 329 किलोवाट था, और उसके पहले 350 किलोवाट था, और अब पहुंच गया रिकॉर्ड स्तर पर 363 किलोवाट, अभी तक का सबसे ज्यादा। और देखिए बिजली खपत विकास की परिगाथा को व्यक्त करता है। डेवलपमेंट दिखाना है तो जितना डेवलपमेंट होगा उतना बिजली कंजप्शन ज्यादा होगा। तो 363 किलोवाट है, तो आप कंपैरेटिवली जब डाटा देंगे कि बिहार कैसे विकास के रथ पर सवार है, तो आप 329 और 363 इन दोनों डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? ठीक है। कहता है 75,293 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव है, अभी बताए, जिसमें 3,752 निवेश के प्रस्ताव मिले। इतना पैसा है प्रस्तावित, और 3,752 निवेश के प्रस्ताव मिले, और इसमें सबसे ज्यादा निवेश किसका होगा, इसका नीचे चर्चा करेंगे। कहते हैं अच्छा कर राजस्व से प्राप्ति 48,361 करोड़ रुपया हुआ है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन प्रोग्राम जो है वो 3.25 लाख हेक्टेयर खेत तक पहुंच चुका है, यानी 3.25 लाख हेक्टेयर तक खेतों की हम सिंचाई करने में सक्षम हो पा रहे। ठीक है, वही है, हर खेत तक पानी। उससे फर्क नहीं, ये सिंचाई तो बस हो रहा है, यानी हम आपको पानी खेत तक पहुंचाने में सक्षम हो पा रहे। देखिए एक और बात, राजस्व अधिशेष की परिकल्पना की गई है। राजस्व अधिशेष मतलब राजस्व आय की अपेक्षा व्यय कम होगा। राजस्व अधिशेष मतलब घाटा नहीं लग रहा है, हमारे यहाँ पैसा बच रहा है। तो क्या बिहार जैसे स्टेट के लिए सही है? तो नहीं सही है। राजस्व अधिशेष, पैसा बचना नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि बिहार अभी ग्रोइंग पावर है। जितना ज्यादा हम लगाएंगे उतना ज्यादा हमारा फ्रूटफुल होगा फ्यूचर। तो हमारे यहाँ अगर राजस्व घाटा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए राजस्व अधिशेष है तो उसका उपयोग हम पूंजीगत व्यय में कर सकते हैं। अगर सरकार ऐसा करती है तो हमारे लिए बेहतर होगा। ये बात समझे? पीछे राजस्व अधिशेष है तो उसका हम प्रयोग कहाँ करें? पूंजीगत निर्माण में करें। पूंजीगत निर्माण मतलब सड़क बनाए, पुल बनाए, बिजली कनेक्शन, ग्रिड बनाए, ये सब पे काम करें। ठीक, कहता है 10%, 687 पर किलोमीटर बढ़ा है हरियाली। 2011 से 2023 तक हम लोग वनों को बढ़ाने में आगे रहे। अब इसमें जल जीवन हरियाली मिशन का भी हो सकता है, सरकार की अपनी पॉलिसी है उसके आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, हाँ चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब ऐसे आप लिखिएगा ना तो यहाँ खूब काम देगा, ये एकदम अलग है। कहता है कि बिहार में घरेलू हिंसा के मामले में कमी आई। सखी सर्व सुविधा केंद्र जो वन स्टॉप सेंटर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देख लीजिएगा। सखी सर्व सुविधा केंद्र बनाए। सर्व सुविधा मतलब सभी सुविधाएं एक जगह आपको मिलेगी, यानी वन विंडो सिस्टम जो बोलते हैं, वो सिंगल विंडो सिस्टम, वही बात यहाँ पर किया गया है। कहा गया है कि बिहार में घरेलू हिंसा के मामले में कमी आई है। 2022-23 में 5615, 2023-24 में 5849 और 24-25 में 3377 मामले सामने आए। यानी 24-25 में मामला क्या हो गया है? कम हो गया। कंपैरेटिव डाटा तो यही बता रहा है, 5800 से 3300 तक पहुंच गया। तो घरेलू हिंसा का स्वरूप ही बदला है, इसका मतलब समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट सुनिए, ये इकोनॉमिक सर्वे, हाँ इकोनॉमिक सर्वे तो सामाजिक आयामों की चर्चा करेगा ना। सरकार अपनी उपलब्धियों को दिखाएगी ना, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट का प्रतिफल क्या हो रहा है। हमने शराब बंदी किया, उसका क्या मतलब हुआ?
हमने दहेज निरोधक कानून लाया तो उसका क्या रिफ्लेक्शन हुआ समाज में, क्योंकि सरकार का सबसे ज्यादा खर्च जो होता है वो किस सेक्टर में होता है, सोशल सेक्टर में होता है। सोशल सेक्टर, फिर इकोनॉमिक सेक्टर, फिर सामान्य सेवा। तो सरकार ये दिखा रही है कि हम अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को परिकल्पित कर रहे हैं। ये तो सब पॉलिटिकल सोशल एस्पेक्ट है ये, वो साधने का तरीका है, वो अलग बात है। अच्छा एक चीज बताइए, हम एगो ढेला सड़क पर से उठा के साइड में कर देते हैं तो हम तो ये बोलते देखो मेरे कारण एक्सीडेंट नहीं ना हुआ, हम हटा के रख दिए। तो सरकार जब अचीवमेंट कर रही है कि घरेलू हिंसा को रोकने में अगर कार्य करे तो अपनी उपलब्धियों को तो बताएगी ना। इसमें डाल रहा है नहीं, ये इसलिए है क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सोशल वेलफेयर में। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्राइम में कंट्रोल कर लिया, सब कुछ कंट्रोल कर लिया, बहुत बड़ा है। इसमें डाल रहे हैं। जरूरत इसलिए तो बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा हम खर्चा किए आप पर, तो उसका रिफ्लेक्शन ये दिख रहा है। चलिए आगे आते हैं, क्योंकि आप लोग तो फिर हमें मुड़ने का देरी है, सब अपन अपन कांड में लग जाते हैं। आते हैं, सबसे अधिक बिजली खपत अभी बोले पटना में है, गया में है और फिर मुजफ्फरपुर में। यहाँ आते हैं, ग्रामीण सड़क की लंबाई 1.17 लाख किलोमीटर हो गया। यही कहता है कि 2005 में राज्य की पक्की सड़क ग्रामीण सड़कों की लंबाई जो थी वो मात्र 835 किलोमीटर था। ये बात तो हम कंफर्म के साथ कह सकते हैं, कोई सड़क अगर आपको ब्रेकिंग डांस ना करवा दे 2005 तक तो बताइएगा, एकदम ऐसे आप लोग तो बच्चा होंगे, मजा आता होगा झूला झूलने में। कितना टमटम पलट जाता था, टमटम चलता था ना पहले, हाँ बस भी चलता था, लेकिन बस के अपेक्षा टमटम जो है सस्ता पड़ता था, बस कम चलता है गांव में, क्योंकि वो जो ऐसे वाला है ना सिचुएशन, ये वो बस को चलने कितना दिन दे, और जीप जो रहता था वो जुगाड़ वाला ज्यादा रहता था। हाँ सर, जैसे कि बिहार में रोड सही हुआ है तो बजट की वजह से सही हुआ या फिर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना? अरे भगवान, गति शक्ति यहाँ क्या कर रहा है? गति शक्ति अबरी आया है, बेचारे नीतीश जी 10 साल 15 साल बना दिए, तब गति शक्ति योजना लॉन्च किया केंद्र सरकार ने। ओ तुम सरकार की समर्थक हो। हाँ और ऐसे भी है ग्रामीण सड़कों की लंबाई। एक समझिए, आप जब घर जाते होंगे घर तो दो तरह का हाईवे मिलता होगा, एक नेशनल हाईवे मिलता होगा, एक स्टेट हाईवे मिलता होगा, और जो दोनों नहीं लिखा रहे उसको रीजनल रोड कहते हैं, क्षेत्रीय सड़कें कहते हैं। तो क्षेत्रीय सड़कों का विकास हो, उसमें गति शक्ति आसपास भी नहीं, ठीक है। हाँ वो कह सकते, थोड़ा मोड़ा वो दिखाई देता है, वो भी अगर इतना ही अच्छा था तो अन्य स्टेट में सड़क घनत्व जो है ज्यादा क्यों नहीं है, बिहार में ज्यादा क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने 2-3 काम तो अच्छा किया, सड़क, बिजली और अब पानी की व्यवस्था कर रहे। चले आगे बढ़ते हैं, ये सब बात पता। अच्छा एक देखिए, बिहार डेवलप्ड नेशन, इधर पीछे नींद से लड़ाई जारी है? नहीं सर, आज तो इतना दिन बाद क्लास आए हैं सर, कहाँ थे? बहुत अच्छा कर रहे थे। कहते हैं कि बिहार समृद्धि की ओर अग्रसर है, कैसे? तो हमने ये दिखाया कि भैया 1 साल में 3 करोड़ लोग हवाई जहाज यात्रा कर, 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ यात्रियों ने किया सफर, और 24,026 विमानों का आवागमन हुआ। और एक बात याद रखिए, आप यहाँ से दिल्ली जितना किराए पहुंचेंगे उतना ही किराए में यहाँ से सिंगापुर पहुंचेंगे। हो सकता है वो सस्ता ही पड़े सिंगापुर या दुबई का भाड़ा, लेकिन पटना और दिल्ली का भाड़ा बहुत ज्यादा रहता है। चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो प्लेन हो, दोनों फुले रहता है। ट्रेन के आप बाथरूम में नहीं, सॉरी प्लेन के बाथरूम में नहीं बैठ सकते हैं, ट्रेन के हर जगह बैठ सकते हैं। तो अभी कुंभ में देखिए जानवर की तरह भर के जा रहे थे और हमको कहते शाही स्नान करने नहीं जाएगा। भाई स्नान तो बाथरूम में सब कर रहा है। वही कह रहे हैं कि बात बड़ी बात है ना कि हमने सबको बुलाया तो, लेकिन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। अभी देख रहे थे 68 करोड़ लोग कि 72 करोड़ लोग डाटा सरकार दे रही है। इसका मतलब समझे, हम 2 बार अमेरिका को पूरे यूपी के एक क्षेत्र में पहुंचा के लौटा दी। 35 करोड़ जनसंख्या होगा, 32 करोड़ जनसंख्या होगा अमेरिका का, उससे ज्यादा नहीं है, 30 से 32 करोड़।
2 बार दुगना अमेरिका को हम लोग वहां पहुंचा दिए। और कितना बड़ा क्षेत्र ही, वहां जो गया वो दोबारा जाने का नाम नहीं ले रहा है। ये पूछ लीजिएगा, एगो बड़ी तन भन के मेरे यहाँ एक भाभी गया और एकदम कि हम तो एकदम पूरा आज पापे धो के चले आएंगे। हाँ, पाप धो के क्या आएंगे, शरीर पूरा लाद के लेके आए, क्योंकि चलना पड़ा 10 किलोमीटर और इतना इतना कंडेंस एरिया हो गया कि एकदम शरीर पे शरीर टकरा रहा है, चल नहीं रहा, गाड़ी तो पूरा जाम ही है। तो व्यवस्था बना लेना चाहिए। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, इतना बड़ा संख्या को संभालना आसान काम है। हाँ, जिला तो अब खत्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। कहते हैं मुख्यमंत्री का एक योजना है कनेक्टिंग बिहार, यानी बिहार को जोड़ना, संपर्क सूत्र बढ़ाना। सरकार ने ये बोला हर जिला को पटना से 5 घंटा में जोड़ दे, और बिहार सरकार ने वो कर दिखाया। और इसके लिए उन्होंने परिवहन सेवाओं का विस्तार किया है, और इसी के कारण 300 बसें सार्वजनिक और निजी साझेदारी से चलाई जा रही है। उसके अलावा 581 बसें हैं जो सरकार चला रही है। और इसके अलावा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सीएनजी बसें और इसके अलावा ई बस की सेवा ली जा रही है। बिहार पटना नगर निगम बड़े स्तर पर खरीदा है बसों को, देखे हैं बिहार के सड़कों पर। और वो जो चलने से ज्यादा धुआं देता था वो अब बड़ा धीरे धीरे प्रतिस्थापित कर दिया गया है फिलहाल। सर लेकिन ये जो बिहार कनेक्टिंग बिहार योजना है इसका क्रियान्वयन, वो देखिए बिहार में या दुनिया में या आप में सबसे ज्यादा कमी क्रियान्वयन का है। किसी भी समस्या के मूल में क्या है, हम एसडीएम बन गए, सपना देखिए उठे, या रुको ना आधा घंटा और सोने दो, फिर आधा घंटा और एसडीएम बन लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन सबसे पीछे, सबसे आगे क्या है, प्रोग्राम प्लानिंग, डेली एकदम रूटीन बनाते हैं। अगला एसडीएम, नेक्स्ट एसडीएम, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 1-2 घंटा सोएंगे, एकदम अभी एसडीएम में बन के निकलवे करेंगे। 2 महीना के बाद है। और जहां ये प्रोग्राम रूटीन बना, अगला होके वो रूटीन ध्वस्त होना अनिवार्य। चलिए तो आते हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि चावल उत्पादन में 210%, दूध उत्पादन में 27%, अंडा उत्पादन में 85%। ये पढ़ लिए हैं। हाँ देख लीजिए, एक बात कॉमन है बिहार में, प्रॉब्लम नंबर 1 इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन का अभाव। तो यही बोल रहा है कि देखिए गेहूं का उत्पादन 10.7% मात्र बढ़ा है, और चावल का उत्पादन कितना बढ़ा है, 210%। तो बिहार में गेहूं उत्पादन की अपेक्षा चावल उत्पादन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, 10.7%। इसलिए चावल खाइए मेरी तरह, ठीक, नींद आता। इसी तरह एक बात और सोचिए, कहा जा रहा है, अब देखिए कुछ प्रोग्राम को स्टार मार्क कर दिए, उसको आप ले लीजिएगा। कहता है कृषि यंत्रीकरण उप मिशन का निर्माण किया गया है। इससे क्या किया जाएगा, कृषि में मशीनों को जोड़ा जाएगा। तो आपको एक मिशन का नाम पता होना चाहिए, वो मिशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है खेती में 4.3% से बढ़कर 17.6% बिजली खपत बढ़ गई। तो ये दिखा सकते हैं कि कैसे ऊर्जा का उपभोग कृषि क्षेत्र में बढ़ा है और इससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये बिजली के उपभोग में वृद्धि दिखा रहा है ये डेटा। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बोला कि बिहार में 70,000 प्लस निवेश प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ निवेश होगा, तो पहला खाद्य प्रसंस्करण, दूसरा एथेनॉल उत्पादन, और तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी। इन तीनों सेक्टर पर काम किया। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बिहार के पास 75,293.76 करोड़ का है। री इन्वेस्टमेंट का ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, तो फूड प्रोसेसिंग में होगा, इथेनॉल प्रोडक्शन में होगा, रिन्यूएबल एनर्जी में होगा, सीमेंट प्रोडक्शन में होगा, ये सब में ज्यादा हो। बात समझ में आया? यही जो हम बोल रहे हैं समझ रहे हैं, कैसे ही जा रहा है दिमाग से, समझ रहे हैं ना? ठीक है, क्योंकि हम पैसा लाएंगे। देखिए एक घर में भी हमारे यहाँ जब इनकम आता है, बजट आता है, तो पहले से डिसाइडिंग होता है कि भैया आपके स्कूल खर्च कितना होगा, घर खर्च कितना होगा, हम लोग पर खर्च कितना होगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। तो यही है हमारा इन्वेस्टमेंट। ये बात समझ के याद रहेगा? ठीक है, कह रहा है बिहार की
श्रम शक्ति भागीदारी दर बढ़ी, यानी महिलाओं की भागीदारी भी श्रम शक्ति में बढ़ा है। यही बात यहाँ पर कहा रहा है कि 22-23 में बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर 50.9% थी, वहीं 23-24 में बढ़कर 55% हो गई है। इस प्रकार आप देखिएगा श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7 था, जो 23-24 में बढ़कर 53.2% हो गया। यानी हमारे यहाँ श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ा है, महिला भागीदारी बढ़ा। वो डाटा अंदर थोड़ा इकोनॉमिक से पड़ेगा तो उसमें दिया रहेगा। ठीक, कहता है कि बिहार के विकास दर देश से 5% अधिक रहने का अनुमान, अभी बता दिया आपको कि लगभग 23-24 में 8.54 लाख करोड़ का होने का अनुमान है। और यहाँ हाँ, भारत का विकास दर हमें बताया 9.9 के आसपास रहेगा, 9.6% रहेगा। और बिहार का विकास दर कितना है? 10.5%, 14.5%, सॉरी। तो 14.5 यहाँ है और वहां 9.6% है। तो हम लोग लगभग 5% आगे। तो ये दिखाता है कि बिहार के पास इतना कैपेसिटी है कि ग्रोथ को आगे ले जा सके। ठीक है, 9.6। आगे बढ़ते हैं। कहता है ये 2 दशक में 10 गुना बढ़ा है शिक्षा पर खर्चा। भी बताया कि पिछले 7 सालों के से बिहार सरकार, जब से हमको याद है 2019 से पढ़ा रहे हैं बजट, उस समय से अभी तक शिक्षा नंबर 1 पर रहा, 2 पर नहीं रहा। और ये बात कह रहा है कि बीते वर्ष 2005-06 से 23-24 तक भी शिक्षा का व्यय 10 गुना बढ़ा है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 से 23-24 के बीच राज्य के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में छीजन दर जो होता है, ड्रॉप आउट रेशियो जो होता है, 62.25% की गिरावट देखी गई है। तो भाई 62% ड्रॉप आउट रेशियो कम हो रहा है। ये बताता है कि बिहार सरकार का जो शिक्षा पर खर्च है वो अब सार्थक हो रहा है। बोर हो रहे हैं, बोर ही घड़ी देखने का मतलब है बोर होना। देखिए डेटा कभी भी आपको आसानी से याद नहीं होता है। डेटा मतलब टेंशन। चलो चलो ये ना जाओ, पटना अमीर है शिवहर गरीब है, इसको नीचे एक डेटा के माध्यम से और देखेंगे। यहाँ आते हैं, यही बात है, ये भास्कर का है जो बता रहा है कि 14 यूनिट है हमारे इस किताब में, 14 यूनिट है। 14 यूनिट को इन्होंने बोला है कि भैया आधारभूत संरचना पर विकास हो रहा है। बिहार तीसरे, यूपी कर्नाटक के बाद बिहार तीसरे स्थान पर है जहां परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि देखा गया। इसी तरह कृषि क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 7,080 करोड़ रुपया का लोन बांटा गया है और 56.4 करोड़ टन, 1000 टन मखाना का उत्पादन किया गया है, जो पूरे भारत में मखाना उत्पादन का 85%। अगला, बिजली क्षेत्र में बिजली की मांग 1.4 गुना बढ़ा है और आपूर्ति कितना बढ़ा है? 1.5 गुना। यानी खपत की अपेक्षा हम लोग के यहाँ सप्लाई ज्यादा है। तो बिहार जो है इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, सप्लाई भी करता है किसी को, ये पता है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति खपत कितना हो गया? 363 किलोवाट। ठीक है, हाँ, प्रति व्यक्ति खपत। हाँ, अब मानव विकास की बात कर लें तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया गया है, हालांकि कम ही है, मानव विकास पर ज्यादा बात कर लेंगे। कहा जा रहा है कि बिहार में 4.98 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 89.9% बच्चे जो ग्रामीण इलाका में रहते हैं। तो अगर बच्चों से रिलेटेड डाटा आपको देना हो तो आप ये बता सकते हैं कि बच्चों की जनसंख्या अभी भी ग्रामीण से क्षेत्र में ज्यादा है। ठीक है, ग्रामीण विकास की बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में 10.63 लाख स्वयंसेवक SHG ग्रुप है और बैंकिंग सेवा जो है सबसे ज्यादा लोन इन्हीं को बांटा है और रिकवरी रेट जो है वो काफी अच्छा है। ठीक है, रिकवरी रेट समझते हैं ना, यानी लौटाने। ऐसे ही महिलाएं जल्दी पैसा लौटाती हैं, उनको एक बार दे दीजिए कि ये तुम पर सूद पर पैसा रहा, तो महिलाएं जल्दी से जल्दी लौटाने का प्रयास करेंगी।
उनको ना दूसरे का पैसा हजम, उस पर भी 1 रुपया सूद लग रहा, बाप रे, उनके लिए बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत से वो पैसा एकत्रित करते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि बाहर रहते हैं तो पैसे का खनक ज्यादा होता है, घर में 1 रुपया इनकम करने में बहुत दिक्कत होता है। ये बात तो आप समझिएगा। चलो आगे बढ़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में कितना सेल्फ हेल्प ग्रुप है? 10.63 लाख। कहते हैं इसी से 71,000 ग्राम संगठन बने हुए हैं। अब बैंकों द्वारा इनको 46,900 करोड़ रुपए का ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराया गया है। तो मैंने बोला रिकवरी रेट ज्यादा है। आपको हम आज पैसा दिया, आप कल होके पैसा दे दिया, अगला बार मांगने आएंगे, देंगे या नहीं देंगे? ज्यादा देंगे? नहीं देंगे। आप ऐसे देवे नहीं करेंगे किसी को, अपना बोलिए ना, हम देवे नहीं करते कष्ट को, तो रिकवरी रेट की बात कहाँ से आ गया सर? तब तो बैंक का पैसा अपने पॉकेट में लेके डेली जाएंगे, है ना? नहीं नहीं, किसी के हाथ से पैसा निकलता ही नहीं कभी, लेकिन दूसरे का पैसा नहीं, अपना पैसा। और दूसरे का पैसा हम रखते ही नहीं, ठीक? तो अपना पैसा रख सकते हैं। ये तो एक बात, जिसने पैसा रखा है उसके पास पैसा रहा है, जिसने रखा नहीं हो तो गरीब रहा है। ये हो गया। अब आते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत हम लोग हर घर तक पानी पहुंचाने का प्रयास किए। इसी तरह श्रम और रोजगार के मामले में श्रम शक्ति सहभागिता दर जो हो गया है 55% और श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो हो गया यानी 53.2 हो गया। श्रमिक और जनसंख्या अनुपात हमारे यहाँ 50% से ज्यादा है। ये बताता है कि हमारे यहाँ ग्रोथ अच्छा हो सकता है, स्किल लेबर उपलब्ध है। ठीक है, बाकी बता चुके हैं खाद। ये तो 5 साल में खेती में बिजली का खपत 13.3% बढ़ा है और केसीसी कार्ड धारक की संख्या 15.95। केसीसी समझते हैं ना, किसान क्रेडिट। अच्छा, गांव में रही हो तुम लोग? तो शहर में है ये सब? शहर में केसीसी बनता है नहीं ना? बनता है? हाँ है, कुम्हरार का एरिया, पहाड़ी पर का एरिया किसानी एरिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ए मोबाइल कौची करते हैं? इंपॉर्टेंट मैसेज था। आप 5 बार मोबाइल, अच्छा क्लास का अब यहीं से चला लेते हैं क्लास, क्या नहीं ना? चलिए, तो कह रहे हैं चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, मक्का का उत्पादन और गन्ने का उत्पादन। तो कह रहा चावल गेहूं में तो रोहतास है आगे, उसके अलावा मक्का में पूर्णिया है आगे, और उसके अलावा गन्ना उत्पादन में पश्चिम चंपारण आगे। ठीक है, हमेशा रहता है, कभी कभी कुछ, हाँ ये हो सकता है एक बार आगे पीछे हो जाए, लेकिन सामान्यता यही रहेगा। वो भी है, इलाका भी उसी तरह का है कुछ। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट देखिए, कहता है कि बिहार में, बिहार सरकार का डेटा ये कहता है कि बिहार में 2,53,334 फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी, और उसमें से 46,811 फैक्ट्री बंद हो चुका है। तो अभी भी बिहार में 2,06,523 फैक्ट्री। अब देखिए, ये ऐसा यूनिक चीज है जो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। हाँ इतना है, तो आप समझे नहीं, एमएसएमई सेक्टर की बात हो रहा है, लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग। तो ये सेक्टर तो है ना बिहार में, आप सेक्शन वाइज देखिएगा तो छोटे छोटे उद्योग बहुत ज्यादा चलता है। चलिए, पीएमसीएच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। हाँ यही ना लिखा हुआ है, विश्व का। हाँ 5,000 प्लस बेड की व्यवस्था की जा रही है। बेड जो है पहले से ही, हमको लगता है 1,500-2 हजार बेड तो पहले से ही था बेड का, और वो भी अब लग्जरियस बेड बनेगा। अब देख रहे हैं मकान कितना धाकड़ धाकड़ बना रहा है। मेरिन ड्राइव जाइए, देखिए पीछे से, आगे से तो कबाड़ा लगता है। हाँ नहीं, इतना जनसंख्या है यहाँ ना कि अगर ऐसा 50 भी बना देंगे ना तो वहाँ बेड नहीं मिलेगा। बिहार में 2-3 चीज बिल्कुल नहीं मिलता है, एक तो अस्पताल, दूसरा शिक्षा अच्छा से, मैंने सरकारी स्कूल की बात करें चाहे जितना लग्जरियस बना दी,
टीचर को के पाठक की कितना बांध के गए, फिर वही हालत में हो गया है सारा चीज। चलिए आगे एक चीज बताते हैं। जब आप गांव जाइएगा तो आप जब स्टेट हाईवे से गुजरिएगा तो या तो सिंगल लेन रहता है या डबल लेन रहता है। कोई कोई 4 लेन का होता है, कोई कोई 6 लेन का होता है। अगर सिंगल लेन है तो विकास की परिकाष्ठा को नहीं बता सकता, वो समझता है पिछड़ा बड़ा इलाका है सिंगल लेन का मतलब। डबल लेन है तो कुछ अच्छा माना जाता है, 4 लेन है 6 लेन है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो यही बात बोल रहा है कि बिहार विकास के पथ पर कैसे अग्रसर है। तो कहता प्रदेश में 85% स्टेट हाईवे 2 या अधिक लेन वाले हैं। ये बात समझ में आया? अब आप समझिए ना, एक रास्ता हो जा रहा है तो बड़ा मुश्किल से आना और जाना होगा। विकास की गति क्या होगी? धीमी होगी। आवागमन क्या होगा? धीमा हो जाएगा। लेकिन अगर 2 लेन है तो आवागमन तीव्र होगा। और ज्यादातर आपका व्यापारिक गतिविधियां किससे संचालित होता है? रोडवेज। हाँ, एक बात और, इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट बताते हैं। हाँ वही बता रहे थे, ज्यादा अगर रोड बढ़िया है तब बाबू लोग जो हैं मर रहे हैं ज्यादा। बाबू लोग मतलब 2 व्हीलर वाले ऐसे ऐसे चलते हैं। रोड एक्सीडेंट गांव में डेली होता है। आज जिसको नया नया बाइक मिला हो या दहेज में बाइक मिला तब तो भाई एकदम दहेज वाले जाते हो। अच्छा ठीक, आप लोग भी ले लीजिएगा। ठीक चलिए, दहेज वाला ज्यादा गांव में आज दहेज आते हैं। बृहद जिला पथ की चौड़ाई अभी उतनी बेहतर नहीं है। ऐसी 32% सड़कें 1 लेन वाली ही, मतलब हमारे यहाँ 1 लेन। हम बताए आपको कि रीजनल जो सड़क है वो अभी भी 1 लेन वाला ही है। जैसे हाजीपुर रोड में चले जाइएगा अंदर वाला तो सारा सड़क 1 लेन ही। लेकिन अच्छा बात क्या है, जो मेन सड़क है एसएच का और एनएच तो ऑलरेडी 4 लेन ही रहता है। एसएच जो है हर सड़क आपको 2 लेन करीब करीब मिल जाएगा। हाँ देखो कितना कीमती जमीन हो गया होगा। अच्छा, मुजफ्फरपुर वालों को कोई और काम नहीं है लीची उत्पादन के अलावा? हाँ, तुम 2 साल में 1 बार खिलाई नहीं हो, बता। हाँ लाना। चलिए अब 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहला भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना फेज 1 और फेज 2 के तहत एनएच पर बड़े स्तर पर विस्तार हुआ। बिहार के लिए इसके लिए 26 परियोजनाएं स्वीकृत हुई है। तो भारतमाला परियोजना के तहत पूरे भारत को जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह भारत नेट योजना भी है। भारत नेट योजना जानते हैं? भारत नेट कनेक्टिविटी, हर पंचायत को नेट से जोड़ देना। हाँ, वाईफाई सेवा। यही बात कर रहा, भारत नेपाल सीमा पथ परियोजना के तहत 554 किलोमीटर लंबाई के 2 लेन की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और अभी 492 किलोमीटर मिट्टी का काम और 405 किलोमीटर अलकतरे के परत लग गया। वहीं 125 उच्च स्तरीय पुल और 752 पुलियों का निर्माण कार्य यहाँ पर किया गया है। तो ये बिहार सरकार कर रही है। और ये देखिए ना, बिहार का सरकार के 7 निश्चय 2 में सुलभ संपर्कता कार्यक्रम योजना को शामिल किया गया। बिहार सरकार कहती है हम हर जगह से कनेक्टिविटी तो एकदम बेहतर कर देंगे। और ये बात आज दावे के साथ है कि पूर्णिया तक आने और जाने में भी आपको 5 घंटा काफी। इतना अच्छा एनएच बन चुका है, जुड़ चुका है। तो यही बोला, राष्ट्रीय उच्च पथ या एनएच 2 या 2 से अधिक लेन के हो गए हैं और उसकी संख्या 90% से ज्यादा है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। वो थक गया ना, इतना डेटा है। कहते उद्यमियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना हो गया है। जैसे 12 इकाइयां एथेनॉल का लगाया गया। अभी हमने देखा टॉप 3 इन्वेस्टमेंट एरिया कौन कौन सा है। तो पहला फूड प्रोसेसिंग है, दूसरा एथेनॉल है, तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी है। तो यहाँ 12 इकाइयां एथेनॉल प्लांट का लग चुका है, 13 इकाइयां नवीकरणीय ऊर्जा का लग चुका है और 872.94 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है सीमेंट उद्योग में। आपको बताया था चौथा सीमेंट उद्योग। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट एरिया चल रहा है। ये देखिए छोटा छोटा बात है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि हम किस किस एरिया में इन्वेस्टमेंट का आगे करते चले जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप जब लिखिएगा तो वैल्यू एडिशन करने में आसानी होगा, चाहे आपका जीएस हो चाहे आपका एसए हो गया। क्वेश्चन आ गया कि सड़क से विकास की परिगाथा शुरू होती। अब ये आप देखिए, सिर्फ भारत का बात नहीं करेंगे, बिहार का बात उसमें करेंगे। आ सकता है अमूर्त निबंध में।
अब आते हैं ये जो आपको बता दिया ऑलरेडी कि पेट्रोल की खपत में पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया आगे है और लखीसराय, बांका और जहानाबाद पीछे। ऊपर इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बहुत अच्छा से दिया है। फिर हमने बताया डीजल का, देखिए सब में ओवरऑल पटना आगे रहेगा, एलपीजी में भी पटना आगे रहेगा, ठीक है। और पीछे में देखिए डीजल में शिवहर है, सिवान है, गोपालगंज पीछे है, अररिया, बांका, किशनगंज एलपीजी में पीछे है। तो ये कह रहा है कि 1,21,396 रुपया प्रति व्यक्ति आय है किसका, पटना का, और वहीं 19,561 रुपया शिवहर का। तो आप देखिए आय असमानता कितना ज्यादा है। तो बिहार में अगर आप देखिएगा जब इनकम इनइक्वलिटी की बात होगा तो पटना और शिवहर कितना आगे पीछे दिखाई देते, ठीक। अच्छा, पटना का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा क्यों है? इसके पीछे सार्थक कारण हम लोग सभी, पूरा बिहार उठ के कहाँ आता है, पटना में आता है, और जहां आवागमन होगा वहां प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा और वहां हलचल भी तेज होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक सर्वे का सार तत्व, जितना हमको एक ओवरऑल व्यू से देखना चाहिए। ये तो अभी तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तब ना, अभी तो ये सब सार तत्व है। आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे क्या इंपॉर्टेंट देता है, इकोनॉमिक सर्वे का जो भाषा है ना वो बेजोड़ है, बेजोड़। अगर मेंस देना है तो इकोनॉमिक सर्वे तो 100% पढ़ना चाहिए, 100%, और वहां से भाषा उठाइए, ग्रैब कीजिए और उसको प्रेजेंट कीजिए अपने कॉपी में। पिछला भी पढ़ सकते हैं, अगला भी पढ़ सकते हैं, दोनों आपके सामने ही आ गया है, तो इसको जरूर कीजिए। खास करके इकोनॉमिक ज्योग्राफी अगर हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा देंगे तो हमको एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत नहीं ज़्यादा पड़ेगी इकोनॉमिक ज्योग्राफी सेक्शन में, ताकि ज़्यादातर तो बेस्ड आता है इसी से। आप ज्योग्राफी में हिमालय की उत्पत्ति ये सब छोड़िए, वो सब तो एक अलग फेज है, लेकिन बाकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है इसी बेस्ड, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आर्थिक सर्वेक्षण में इतना विकास को दिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता में इतना विकास नहीं दिखता है। हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम हो। छवि बना हुआ है उसको, छवि आप, हम बता दिए कि आप बहुत बुरे हैं, लेकिन आप बुरे हैं या अच्छे हैं? अभी हम बहुत लोगों से मिल रहे हैं तो उनका कहना है कि मार्केट परसेप्शन क्या है, उससे हमको पॉजिटिवनेस ही मिलता है। बिहार का मार्केट या इंडिया वाइज क्या लोग सोचते हैं उससे हम निर्धारित नहीं होते हैं। हम उनको तब भी बता रहे हैं कि ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा मेरा है, तो तुम हमारा जो शिकायत कर रहे हो तभी हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना जरूरी है या शिकायत सुनना जरूरी है? आगे बढ़ना जरूरी, हम आगे बढ़ रहे हैं। वो उनका छवि ना, वो उनका छवि कौन सा पीके मूवी में, पीके नहीं सोचिए 3 इडियट वाला एक व्यक्ति है, हाँ, और इनका पर्सनालिटी एकदम है कि हम एकदम छुपे हुए रहेंगे, बाकी सबको देख लेंगे हम, लेकिन करेंगे अपना काम अच्छे से। वो बहुत अच्छे से करते हैं अपना काम, हिडन पर्सनालिटी है। और ऐसे आप व्यवस्था में जाके मत कीजिएगा, समझे, नहीं तो आपको सब एकदम दरकिनार कर देगा। सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति ही आपको एक अच्छा टीम लीडर बनाता है, और आप एक ऑफिसर नहीं होते हैं, टीम लीडर होते हैं, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। हाँ देखिए पीडीएफ मास्टर के मैसेज कीजिए, यहाँ हम ग्रुप में डलवा देंगे, मैसेज भी। हाँ समझ में आया आप लोगों को? कुछ समझ, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ ही समझो, फिर धीरे 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 आप लोग भी सब समझ जाइएगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना इकोनॉमिक सर्वे। इस क्लास में तो 5-6 बार भी पढ़ चुके होंगे आप लोग, और एक बार जब पढ़ लेता है ना आदमी तो फिर मजा आता है, और नहीं पढ़िएगा ना तो पढ़े हैं इकोनॉमिक सर्वे। नहीं तो पहले भी अच्छा था, हमको तो बढ़िया लगता है। अच्छा और नए लोगों को तो समझ ही में नहीं आएगा।
अभी से आप लोग अच्छा अच्छा पढ़ना शुरू कीजिए, खासकर इकोनॉमिक सर्वे। नहीं समझ में आएगा पूछिए आगे, ठीक है? समझी? इधर इकोनॉमिक सर्वे खरीद लेना या फिर मोबाइल में पढ़ लेना, ठीक? अलग अलग सब क्या हो रहा है? सर एक बार भेज देते हैं। क्या भेजे थे? नेशनल वाला था। हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है ना। आप लोग मैसेज किए? हम्म, चला गया ना सबको? हेलो हेलो।